नमस्कार साथियों, शारदाबाल निकेतन की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास के अंदर हमने कोशिका झिल्ली के जो 3 सिद्धांत थे उनके बारे में बात करी थी। जो पहला मॉडल था सैंडविच मॉडल और दूसरा मॉडल था इकाई कला सिद्धांत। दोनों की हमने चर्चा कर ली। अब हम जो तीसरा सिद्धांत है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तीसरा सिद्धांत है तरल मोजेक मॉडल। इसके जो प्रस्तुतकर्ता थे वह वैज्ञानिक थे सिंगर व निकोलसन। इन्होंने सन 1972 के अंदर ये सिद्धांत प्रस्तुत किया। जो पहले के जो सिद्धांत थे उनके अंदर भी एक बात कही गई थी कि जो कोशिका झिल्ली जो होती है वह प्रोटीन तथा लिपिड से मिलकर बनी होती है। इसके अंदर भी यही बात कही गई है कि जो सेल मेम्ब्रेन जो होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वह प्रोटीन तथा लिपिड से मिलकर बनी होती है। बाहरी जो प्रोटीन होती है वो कौन सी होती है? प्रोटीन कहलाती है। और भीतर का जो भाग होता है वो क्या कहलाता है? लिपिड कहलाता है। यहाँ पे एक बात तो वही बात वापस कही गई है, यह प्रोटीन तथा लिपिड की बनी होती है। तीसरी बात, इसकी जो मोटाई होती है वह कितनी होती है? 75 एंगस्ट्रॉम होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि यह है सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। ये क्या है? सर्वाधिक मान्य सिद्धांत। अर्थात जो कोशिका झिल्ली की संरचना से संबंधित अनेक प्रकार के सिद्धांत दिए गए थे, उनमें भी 3 प्रमुख सिद्धांत थे। सैंडविच मॉडल जिसे हम त्रिस्तरीय मॉडल कहते हैं, दूसरा था इकाई कला मॉडल और तीसरा है तरल मोजेक मॉडल। तो इन तीनों सिद्धांतों के अंदर जो सबसे बेस्ट जो मानी गई है संरचना के आधार पर तो वह तरल मोजेक मॉडल था, जिसे सन 1972 के अंदर निकोलसन व सिंगर ने प्रस्तुत किया। इसके अनुसार जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वह प्रोटीन तथा लिपिड से मिलकर बनी होती है और साथ ही बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मोटाई कितनी होती है? 75 एंगस्ट्रॉम होती है। अब इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ बातें हैं, उसमें से एक बात हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे लिपिड की द्विस्तरीय परत पाई जाती है। लिपिड की द्विस्तरीय परत पाई जाती है। ये देख सकते हो, लिपिड की पहली परत और लिपिड की दूसरी परत पाई जाती है। और इसमें एक बात और कही गई है कि जो लिपिड होता है वह है अर्ध तरल अर्थात सेमी फ्लूइड, अर्थात जो लिपिड होता है वह अर्ध तरल में रूप होता है। इसीलिए इस सिद्धांत को तरल मोजेक मॉडल कहा गया। सवाल पूछ लिया जाए कि तरल मोजेक मॉडल को हम तरल मोजेक मॉडल ही क्यों कहते हैं, तो आप उसमें बता सकते हो कि इसमें जो लिपिड की द्विस्तरीय परत होती है और जो लिपिड होता है वह क्या होता है? अर्ध तरल या सेमी फ्लूइड के रूप में पाया जाता है। अब देखिए, लिपिड के भीतर की ओर आपको यहाँ पे ब्लैक कलर की जो संरचना दिखाई दे रही है, इसको हम क्या बोलते हैं? ये क्या है वास्तव में? यह प्रोटीन होता है। आगे बात समझ में, लिपिड की परत मध्य में होगी और लिपिड के दोनों तरफ क्या पाई जाती है? प्रोटीन की परत पाई जाती है। प्रोटीन यहाँ पे 2 प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है। तो 2 प्रकार के प्रोटीन के अंदर एक होता है बाह्य प्रोटीन और दूसरा होता है आंतरिक प्रोटीन। आगे बात समझ में, इनके अंदर प्रोटीन 2 प्रकार का होता है, एक होता है बाह्य प्रोटीन, एक होता है आंतरिक प्रोटीन। बाह्य प्रोटीन को हम परिधीय प्रोटीन कहते हैं। चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए परिधीय प्रोटीन दिखाई दे रहा है, ये आपको परिधीय प्रोटीन दिखाई दे रहा है। दूसरा जो आंतरिक होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? अंतः प्रोटीन बोलते हैं। आगे बात समझ में, कुल प्रोटीन का लगभग ये जो होता है वह 30% भाग बनाता है और ये क्या करता है? लगभग 70% भाग बनाता है। ये जो होते हैं इसमें जो बाह्य प्रोटीन होते हैं वो ढीले ढाले बंद से बंद होते हैं। ये क्या होते हैं? ढीले ढाले होते हैं, जिसकी वजह से इनको आसानी से बाहर निकाला जा सकता है। क्या किया जा सकता है? बाहर निकाला जा सकता है। आप देख सकते हो ऊपर की ओर, बाहर की ओर इनको आसानी से पृथक किया जा सकता है। और दूसरा होता है आपके आंतरिक प्रोटीन, जिसे हम अंतर प्रोटीन कहते हैं। ये लगभग 70% होता है और ये क्या होते हैं? मजबूत बंधे होते हैं। क्या होते हैं? मजबूत बंधे होते हैं। ये देखिए ऊपर से लेकर नीचे तक पूर्ण रूप से फैले होते हैं, इसलिए इनको आसानी से पृथक नहीं किया जा सकता। इनको हम पृथक नहीं कर सकते। आगे बात समझ में, तो
प्रोटीन के बारे में हम बात कर सकते हैं। इसमें प्रोटीन दो प्रकार की होती है, बाह्य प्रोटीन और आंतरिक प्रोटीन। बाह्य प्रोटीन को हम परिधि प्रोटीन कहते हैं, जो परिधि की ओर पाई जाती है, और दूसरा होता है आंतरिक प्रोटीन, जिसे हम आंतरिक प्रोटीन कहते हैं। परिधि जो प्रोटीन होती है वह लगभग 30% भाग बनाती है, और आंतरिक प्रोटीन देखो पूरे भाग को कवर करता है। तो ये क्या होता है, लगभग 70% पाया जाता है। इसकी जो बंध की प्रकृति होती है वह ढीले ढाले होती है, इसलिए इसको यहाँ से आसानी से अलग किया जा सकता है। लेकिन जो प्रोटीन होता है, आंतरिक प्रोटीन होता है, ये अंदर से मजबूत रूप से धंसे हुए रहते हैं, इसे आसानी से पृथक नहीं किया जा सकता। आगे बात समझे। इसी प्रकार अब आंतरिक प्रोटीन पुनः दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं, देखिए आंतरिक प्रोटीन का एक नाम और है, इसको हम समाकल प्रोटीन भी कहते हैं। आगे बात समझ में। आंतरिक प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, समाकल प्रोटीन भी कहते हैं। अब आंतरिक प्रोटीन पुनः दो प्रकार के होते हैं। पहला वो तो होता है पूर्ण समाकल। आगे बात समझ में। पहला हो गया पूर्ण समाकल और दूसरा हो गया आंशिक समाकल प्रोटीन। ठीक है। आंतरिक प्रोटीन पुनः दो प्रकार का होता है, एक होता है पूर्ण समाकल और दूसरा होता है आंशिक समाकल। तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हो, ये पूर्ण अंदर की ओर धंसा हुआ अर्थात ऊपर से लेकर नीचे तक फैला हुआ है, इसलिए हम इसको क्या नाम दिया, पूर्ण समाकल। इसको पृथक नहीं किया जा सकता। और दूसरा होता है आंशिक समाकल, ये हल्का सा, ये जो दिखाई दे रहा है हल्का सा, इसकी भित्ति के ऊपर अंदर की ओर धंसा हुआ रहता है, इसको हम बोलते हैं आंशिक समाकल प्रोटीन। और द्विस्तरीय लिपिड की परत यहाँ पर पाई जाती है। इस प्रकार से तरल मोजिक मॉडल मैंने आपको समझा दिया। फिर भी एक बार हम बात कर लेते हैं। तीसरा मॉडल है अपना तरल मोजिक मॉडल। इस सिद्धांत को सिंगर तथा निकोलसन ने सन 1972 के अंदर प्रस्तुत किया। इसके अनुसार जो सेल मेम्ब्रेन होती है वह प्रोटीन तथा लिपिड की बनी होती है। इसकी जो मोटाई होती है वह 75 एंगस्ट्रॉम की होती है। ये बात तो अब तक सब में कॉमन आ रही थी। अब आगे बात करते हैं। ये जो सिद्धांत था सबसे वैलिड था, सर्वाधिक मान्य सिद्धांत था, और इसमें ये कहा गया है कि इसमें लिपिड की द्विस्तरीय परत पाई जाती है, और जो लिपिड होते हैं वे क्या होते हैं, अर्ध तरल या सेमी फ्लूइड स्थिति के अंदर पाए जाते हैं। इस लिपिड के भीतर क्या होता है, चारों ओर यहाँ पे प्रोटीन की परतें पाई जाती है। प्रोटीन यहाँ पे दो प्रकार का होता है। पहला होता है बाह्य प्रोटीन, जिसे हम परिधीय प्रोटीन कहते हैं। तो चित्र में देखिए, वर्णन चित्र के आधार पर आप इसका पूरा वर्णन कर सकते हो। तो परिधीय प्रोटीन होता है वो कहाँ पाया जाता है, परिधि की ओर पाया जाता है। ठीक है। और जो दूसरा था आंतरिक प्रोटीन, जो आंतरिक प्रोटीन होता है वह अंदर की ओर पाया जाता है। ठीक है। परिधीय प्रोटीन होता है वह लगभग 30% भाग बनाता होता है, और ये ढीले ढाले बंधों द्वारा बंधित होता है, जिसकी वजह से इन प्रोटीन के कणों को आसानी से अलग किया जा सकता है। जबकि दूसरा था आंतरिक प्रोटीन, जो कि इसको हम अंतः प्रोटीन या समाकल प्रोटीन भी कहते हैं। यह लगभग 70% भाग बनाता है, और ये अंदर पूर्णतः धंसा हुआ रहता है, मजबूती से बंधे होते हैं, इन्हें आसानी से पृथक नहीं किया जा सकता। और आंतरिक प्रोटीन पुनः दो प्रकार के होते हैं। पूर्ण समाकल प्रोटीन अर्थात जो ऊपर से लेकर नीचे तक अंदर की ओर धंसे हुए रहते हैं, उनको हम बोलते हैं पूर्ण समाकल प्रोटीन। और जो आंशिक रूप से अंदर की ओर धंसे हुए रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, आंशिक समाकल प्रोटीन। इसके अलावा फास्फोलिपिड की बात कर लेते हैं। लिपिड की परत के बारे में बात कर लें। इसमें भी दो भाग होते हैं, एक होता है शीर्ष भाग और एक होता है उच्च भाग। शीर्ष भाग होता है वह क्या होता है, जल स्नेही होता है, और उच्च भाग होता है वह क्या होता है, जल विरागी भाग होता है। इस भाग को हम क्या बोल सकते हैं, ये हो गया इसका शीर्ष भाग, और ये वाला भाग क्या हो गया, इसका उच्च भाग। तो ये जो मैंने डायग्राम भी आपके सामने बना दिया, इसका वर्णन और नोट्स भी मैंने साथ साथ लिखवा दिया। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको अपने साथ कॉपी में उतार सकते हैं। अगला टॉपिक है हमारे कोशिका झिल्ली का रासायनिक संगठन। तो चूंकि स्टार्टिंग में हम बात कर चुके हैं कि जो कोशिका झिल्ली होती है वह प्रोटीन, लिपिड तथा कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी होती है। अधिकांश बात हमने प्रोटीन तथा लिपिड के बारे में बात करी थी। तो अब हम बात कर लेते हैं इसकी संरचना में कौन कौन से भाग होते हैं। नंबर 1 हो गया प्रोटीन, नंबर 2 हो गया लिपिड, और नंबर 3 हो गया कार्बोहाइड्रेट। तो जनरली जो अगला टॉपिक है हमारा कोशिका झिल्ली के कार्य। तो कोशिका झिल्ली के कार्य आपके सामने लिखे हुए हैं। पहला कार्य हो गया आकार। देखिए, हमें अच्छी तरीके से पता है कि पादपों के अंदर जो कोशिका झिल्ली होती है वह पाई जाती है। जंतुओं में भी कोशिका झिल्ली पाई जाती है, लेकिन जंतुओं के अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। अर्थात जंतु कोशिकाओं का जो बाह्य आवरण होता है वह कौन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या जीवद्रव्य कला होता है, वो सबसे बाहरी परत होता है। जबकि पादपों की हम बात करते हैं तो उसमें सबसे आउटर लेयर या सबसे बाह्य परत कौन सी होती है, उसमें कोशिका
भित्ति होती है। आगे पादप में कोशिका भित्ति सबसे बाह्य आवरण होता है, जबकि जंतुओं के अंदर जो सबसे बाह्य आवरण होता है वह कोशिका झिल्ली होती है। इसलिए ये कोशिकाओं को क्या करती है, निश्चित आकार प्रदान करती है। तो हम इसके बाद क्या लिख सकते हैं, ये कोशिकाओं को क्या करती है, निश्चित आकार प्रदान करती है। तो पहला कार्य आपको समझ में आ गया। दूसरे कार्य की बात कर लेते हैं, सुरक्षा करती है। तो इसके भीतर जो जीव द्रव्य होता है, ठीक है, किसी कोशिका के भीतर की ओर क्या होता है, जीव द्रव्य। जीव द्रव्य के चारों ओर के आवरण को हमने क्या नाम दिया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम दिया था ना। तो उनके भीतर पाए जाने वाले कोशिकाओं को अन्य पदार्थों की क्या करता है, रक्षा करता है। तो यह कोशिकाओं को वह क्या करता है, वह जीव द्रव्य की क्या करता है, रक्षा करता है। आगे बात समझ में, कोशिका के भीतर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भीतर की ओर जो जीव द्रव्य पाया जाता है, उस जीव द्रव्य के भीतर की ओर जो कोशिकांग पाए जाते हैं, उन कोशिकाओं की रक्षा करने का कार्य कौन करता है, कोशिका झिल्ली करती है। ठीक इसी प्रकार चयनात्मक झिल्ली, इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। चयनात्मक झिल्ली क्या होती है, सेलेक्टेड पदार्थों को कोशिका के भीतर आने देती है, अर्थात उनको आवागमन में सहायता करती है। आवागमन में आयनों के आवागमन को क्या करती है, नियंत्रित करती है। चौथा कार्य हो गया संवहन का। संवहन का मतलब लाने ले जाना। देखिए संवहन दो प्रकार का होता है। एक होता है, पहला होता है निष्क्रिय संवहन और दूसरा होता है सक्रिय संवहन। ठीक है, तो इसके बारे में आपको जानकारी पहले से भी है। निष्क्रिय संवहन आप छोटी कक्षाओं में पढ़ के भी आ चुके हैं। इसमें क्या होता है, पदार्थों का स्थानांतरण अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होता है। इसमें क्या होता है, पदार्थों का, हम ये लिख सकते हैं, इसमें पदार्थों का संवहन अपनी अधिक सांद्रता से क्या होता है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होता है। तो जब अधिक से कम की ओर होता है तो उसमें ऊर्जा व्यस्त करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसमें हम एक पॉइंट और लिख सकते हैं, इसमें एटीपी की आवश्यकता नहीं होती, आवश्यकता नहीं होती। तो जहां ऊर्जा की आवश्यकता होती है वहां एटीपी जरूरत पड़ती है, इसलिए वहां पे सक्रिय होगा। लेकिन यहाँ पे एटीपी की आवश्यकता नहीं होती, ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। ये कहाँ पहुंच रहा है, अधिक से कम सांद्रता। विसरण का नियम कहते हैं ना, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर संवहन क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। तो इसमें संवहन क्या होता है, अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होना। ठीक है, और इसमें एटीपी की या ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार के संवहन को क्या बोलते हैं, निष्क्रिय संवहन। जबकि क्या लिखेंगे हम, दूसरा है सक्रिय संवहन। यहाँ पर हम लिख सकते हैं, पदार्थों का संवहन अपनी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर होता है। इस प्रकार के संवहन को हम क्या बोलते हैं, सक्रिय संवहन। और इसमें क्या होती है, एटीपी की आवश्यकता होती है। दोनों में अंतर क्या हो गया, ये अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाएगा, जबकि ये क्या होगा, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाएगा। और इसमें एटीपी या ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। और यहाँ पे क्या होता है, एटीपी की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अर्थात इसको कम से अधिक की ओर जाएंगे तो इसको अपनी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। इस प्रकार के संवहन को क्या बोलते हैं, सक्रिय संवहन कहते हैं। अगला कार्य आपके श्वसन एंजाइम। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक जो झिल्ली होती है उसके ऊपर कुछ श्वसन एंजाइम पाए जाते हैं। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर क्या पाए जाते हैं, श्वसन एंजाइम पाए जाते हैं। अर्थात कुछ जो कोशिकांग होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के, उनके आंतरिक झिल्ली पर क्या होता है, जैसे किस्टी जो होते हैं उनके ऊपर क्या होते हैं, श्वसन एंजाइम पाए जाते हैं जो कोशिकीय श्वसन को संपन्न करवाते हैं। इसी प्रकार जो अगला कार्य हो गया अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण का मतलब इंग्लिश में बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। आपने अमीबा में पाचन को देखा होगा। अमीबा में क्या होता है, अमीबा जैसे कोई आकार निश्चित नहीं होता है, भोजन का कण उसके पास में होता है, तो क्या करता है, उसके नजदीक चला जाता है। तो जाने के बाद जैसे अमीबा है,
ठीक है, यहाँ पे भोजन है तो ये क्या करेगा, अभी वो क्या करेगा, भोजन के पास में जाएगा और पास में जाने के बाद क्या करेगा, इस प्रकार से अंदर की ओर एक छोटी सी गांठ बना लेगा। ठीक है, उसके पश्चात क्या होगा, भोजन इसको ये चारों ओर से घेर लेगा, बाद एक सब कंडीशन इस प्रकार से आएगी, भोजन क्या हो गया, अंदर आ गया। अर्थात भोजन को ग्रहण करने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। और ये क्रिया जब विपरीत होगी, अर्थात यहाँ से भोजन का पाचन करने के बाद उसको शरीर से वापस बाहर निकाल देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सोसाइटोसिस। क्योंकि एंडोसाइटोसिस एक हो गया एक्सोसाइटोसिस, अर्थात अंदर की ओर ग्रहण करना क्या कहलाता है, एंडोसाइटोसिस। और वापस पाचन करने के बाद उसको यदि बाहर निकाला जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोसाइटोसिस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंडोसाइटोसिस। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर विभिन्न प्रकार के पदार्थों का आवागमन होता रहता है। यदि इस भोजन को वह तरल व ठोस रूप में ग्रहण करता है, आगे बात समझ में, यदि भोजन को ठोस रूप में ग्रहण किया गया तो उसको बोलते हैं हम फेगोसाइटोसिस, और यदि वह तरल रूप में ग्रहण किया गया तो इसको हम बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। भाई यदि भोज्य पदार्थ को ठोस रूप में ग्रहण किया गया तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, फेगोसाइटोसिस। और यदि इसी भोजन को यदि तरल के रूप में ग्रहण किया गया इसको क्या बोलते हैं, पिनोसाइटोसिस। आगे बात समझ में, अंतर्ग्रहण दो प्रकार का होता है, अर्थात भोज्य पदार्थों को या तो तरल रूप में या ठोस रूप में ग्रहण किया जाता है। यदि भोज्य पदार्थ को तरल रूप में ग्रहण किया गया तो उसको हम पिनोसाइटोसिस बोलते हैं, जबकि भोज्य पदार्थ को यदि ठोस रूप में ग्रहण किया गया तो उसको हम फेगोसाइटोसिस बोलते हैं। अंत में वही कोशिका लयन या एक्सोसाइटोसिस मैंने आपको बता दिया था। जिस प्रकार से भोजन ग्रहण करते हैं उसको तो बोल दें एंडोसाइटोसिस, और भोजन करने के बाद यदि उसका पाचन हो जाए उसको बाद में शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, वही कोशिका लयन या एक्सोसाइटोसिस। तो जो भोजन को प्रवेश करने के बाद उसको कोशिका द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, एक्सोसाइटोसिस। तो बेटा आज की क्लास के अंदर हमने जो कोशिका झिल्ली थी उसकी संरचना के बाद में हम लोगों ने उसके जो मॉडल थे वो भी बात कर ली, और मॉडल के बाद इसके जो कार्य थे वो भी हमने पूरी चर्चा कर ली। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। धन्यवाद।